नमस्कार सभी को आज के हमारे वीडियो में जिसमें हम एस्ट्रो वास्तु रेमेडियल क्लासेस का एक डेमो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली कैसे हम क्लासेस को कंडक्ट किया जाता है, कैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन या फिर जो स्क्रीन शेयरिंग है जैसे फोटो स्लाइड्स और सब है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बेसिक से एडवांस तक पूरा कैसे हम कवर करते हैं। अगर एक एग्जांपल दो तो बेसिकली अगर हम एक चैप्टर की बात करें तो एक चैप्टर में अगर 5 पॉइंट्स है तो इस वीडियो में सिर्फ 1 पॉइंट या 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको इजी हो समझने में कि कैसे हम वास्तु क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। यानी कि ये डेमो वीडियो पूरा 15 से 20 डेज का जो हमारा कोर्स होता है उस कोर्स के शॉर्ट वीडियोस इसमें ऐड किए गए ताकि आपको इजी रहे कि कैसे हम क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। बेसिक्स स्टार्ट होने से पहले सबसे हम एक इंट्रोडक्शन चैप्टर सीखेंगे जिसमें लगभग 21 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यानी वास्तुशास्त्र क्या है, ये इमीडिएटली अफेक्ट क्यों नहीं करता। जैसे हम नए घर में शिफ्ट होते हैं तो ऐसे क्या होता है 5 साल बाद हमें प्रॉब्लम्स आते हैं या 10 साल बाद प्रॉब्लम्स आते हैं, इमीडिएटली इसका इफेक्ट क्यों नहीं है। कौन से प्लॉट का फेसिंग लेना चाहिए, एस्ट्रो वास्तु और न्यूमरो वास्तु क्या है, आफ्टर डूइंग वास्तु ऑफ अ होम डोंट फील एनर्जी, यानी वास्तु ऑस्पिशियस घर में भी जाने के बाद वो पॉजिटिव एनर्जीज पॉजिटिव वाइब्स क्यों नहीं फील होता है, ये क्या रीजंस है, सबसे पहले सॉल्व करना जरूरी है। क्योंकि बेसिक सीखने से पहले यानी 5 एलिमेंट्स और 9 प्लैनेट सीखने से पहले ये क्वेश्चंस सॉल्व होना जरूरी है। और इसी के साथ अगर कोई आपका क्लाइंट या कोई कस्टमर आपसे कोई क्वेश्चन कर लेता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए गए सवाल है, तो इनको आप इजीली सॉल्व कर सके इसके लिए सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन चैप्टर लिया गया है जिसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि वास्तुशास्त्र क्या है, यानी व्हाट इज वास्तु। वास्तु बेसिकली एक साइंस है जिसके द्वारा हम हमारे वातावरण यानी हमारे जो सराउंडिंग्स है उसमें एनर्जीज को पॉजिटिव कर सके, यानी पॉजिटिव वाइब्स को एक्टिव कर सके, ताकि जितने प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में हम फेस करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम हमारे लाइफ में इंस्टॉल हो जाए। सेकेंड, वास्तु होता है एक जगह का पर्पस, यानी जब भी आप कोई नए प्लॉट में प्रवेश करते हैं तब हर एक प्लॉट का एक पर्पस होता है, आपके जीवन का भी एक पर्पस होता है। उस पर्पस को अपने अनुसार डिजाइन करने के लिए वास्तुशास्त्र यूज किया जा सकता है। अगर एक एग्जाम्पल लें तो जब आप कोई एक नया फोन परचेज करते हैं तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, आपके अनुसार आप कुछ नए एप्स डाउनलोड कर लेते हैं आपके फैसिलिटीज के अनुसार, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया कम्युनिकेशन के लिए, कुछ नया सीखने के लिए यूट्यूब के नए वीडियोज हो गए। ये सब क्या होता है, आप अपने अनुसार इसको डिजाइन करते हैं ताकि आपको इजी रहे यूज करने में। इसी तरह किसी एक घर का, एक ऑफिस का या एक फैक्ट्री का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें तब वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। तो वास्तुशास्त्र बेसिकली क्या होता है कि हम एक एरिया को कैसे डिजाइन करें अपने सुख सुविधा के अनुसार, वो वास्तुशास्त्र के द्वारा हम यूज कर सकते हैं ताकि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस है दोनों बैलेंस हो जाए। और थर्ड आता है कि वास्तुशास्त्र में डिग्रीज एंड डायरेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर ये कोई फ्लैट है, पीडीएफ में अगर नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। बेसिकली क्या होता है, हर एक बिल्डिंग टिल्ट होता है, या तो वो 10 डिग्री टिल्ट हो सकता है, 15 डिग्री टिल्ट हो सकता है, 45 डिग्री टिल्ट हो सकता है, यानी क्रॉस हो सकता है, यानी आपका जो नॉर्थ यहाँ पे आना चाहिए वो कभी कभी यहाँ आ सकता है, जिसके कारण ये जो डिफरेंस रेट है, इस डिफरेंस रेट में एलिमेंट चेंज हो जाता है, वहां का प्लैनेट चेंज हो जाता है, वहां का देवता भी चेंज हो जाता है। इसके कारण जब हम कोई रेमेडीज यूज करते हैं उसके रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिग्रीज एंड डायरेक्शंस कैलकुलेट करना बहुत जरूरी माना गया है। तो वास्तुशास्त्र अगर हम शॉर्ट में जाने तो बेसिकली एक जगह का प्रॉपरली हमारे पर्पस के अनुसार डिजाइन करना ताकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस को बैलेंस किया जा सके, ताकि हमारी एक लाइफ स्मूथ और परफेक्ट ग्रोथ की ओर बढ़ती रहे। ये वास्तुशास्त्र आपको हेल्प करता है, यानी आपके प्लॉट की एनर्जीज को बैलेंस करके। सेकेंड आता है व्हाई डज इट नॉट अफेक्ट इमीडिएटली। इसका मतलब है कि जब हम नए प्लॉट में प्रवेश करते हैं तब एट इमीडिएट हमें क्यों प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। जैसे अगर कोई नेगेटिव घर में आप एंटर हो रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि लगभग 5 साल बाद या 10 साल के बाद हमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसका सिंपल रीजन है, सबसे पहला आता है महादशा और अंतरदशा। ये बेसिकली एक टाइम पीरियड है, आपका एक टाइम है जब एक पर्टिकुलर प्लैनेट एक्टिव हो जाता है। जब हम वास्तु में और 9 प्लैनेट्स के बारे में अधिक जानेंगे तब हमें एक चीज समझ में आएगा कि हर एक प्लैनेट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर डिग्री है। जब वो आपका प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में एक्टिव हो जाता है तब वो दिशा एक्टिव हो जाता है। जैसे कि अगर मरकरी प्लैनेट की बात करें, यानी जो बुध ग्रह है, ये नॉर्थ डायरेक्शन से कनेक्टेड है। अभी आपका अंतरदशा या महादशा, बेसिकली अगर मर्क्यूरी प्लैनेट का एक्टिव हो
तब बेसिकली नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी आपका सामान होगा उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आपके लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स आएंगे या सॉल्यूशंस आएंगे। तो पर्टिकुलर महादशा और अंतरदशा एक टाइम पीरियड है जब एक प्लैनेट एक्टिव हो जाता है, और वो डायरेक्शन आपका बैलेंस होना, स्ट्रांग होना जरूरी है ताकि आपके लाइफ में एक अच्छा फ्लो बना रहे। दूसरा होता है विल पावर। विल पावर होता है एक अंदरूनी शक्ति जिसके द्वारा हम नेगेटिव एनर्जी से हम प्रोटेक्ट हो पाते हैं। तो इसी कारण जो विल पावर एक व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये आपका प्लॉट है, आपके 1 ईयर से 5 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है इसमें आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। उसके लिए आप जितने भी नेगेटिव एनर्जीज ऑफ दिस प्लॉट थे उन सब से आप बच गए, यानी प्रोटेक्ट हो गए। लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स धीरे धीरे आपके शरीर के जो एस्ट्रल एनर्जीज है, जो आपकी अंदरूनी शक्ति है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सब डाउन होना शुरू हो गया, जिससे ये सारे नेगेटिव एनर्जीज आपसे कनेक्ट होना शुरू हो गए, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। तो इसी कारण आपके अंदर का जो विल पावर है ये भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है जो आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते, अपने घर को रेनोवेट करते, तब आप जाने अनजाने अपने कर्मास के अनुसार, ये कर्मा क्या होता है ये हम आगे सीखेंगे, इसके अनुसार आप कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं, या तो वो आपके घर में या आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज लाता है या नेगेटिव एनर्जीज लाता है। तो आप जब अपने घर में कुछ चेंजेस करते हैं तब वो बेसिकली आपके अंदर की जो शरीर की एनर्जीज है, जो प्लॉट की एनर्जीज है, वो आपसे करवाता है, क्योंकि आपके लाइफ में अब एक चेंज पॉइंट आने वाला है। चाहे वो अच्छा चेंज पॉइंट हो सकता है या फिर नेगेटिव चेंज पॉइंट भी हो सकता है। तो जब आप कुछ अपने घर में चेंजेस करवाते हैं तब भी आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्म आ जाता है, यानी आपके जीवन में अब एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो ये बेसिकली कुछ फोटोज हैं जिनको देखने से आपको इजिली ग्लिम्स आ जाएगा, जिसमें जब कोई वास्तु पूछे क्या है तब आपको पता चल जाता है ये पर्पस ऑफ अ प्लेस होता है, पॉजिटिव एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ये सिंबल है, ये फोटो दिया गया है ताकि आपको जल्दी याद आ जाए। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन, जिसमें एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई डोंट डुप्लीकेट फ्लैट हैव सेम प्रॉब्लम्स। यानी जब हम किसी 20 फ्लोर स्टोरीज बिल्डिंग में हम एंटर करते हैं तब फर्स्ट फ्लोर से 20th फ्लोर तक सारे अपार्टमेंट्स एकदम सेम रहते हैं, यानी अगर आपका मेन डोर यहाँ पे है तो सबका मेन डोर यहाँ पे ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि फर्स्ट फ्लोर को प्रॉब्लम कुछ और है, 20th फ्लोर को दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है? ये सब क्यों है? इसका बेसिक रीज़न है कि इस घर में जो व्यक्ति रहते हैं उनके एनर्जीज, जैसे कि उनकी राशिज क्या है, हर एक फ्लोर में अलग कलर्स हो सकते हैं, अलग वॉलपेपर्स हो सकते हैं, अलग सिंबल्स हो सकते हैं, अलग स्कल्पचर्स हो सकते हैं। आप घर में फ्रिज कहाँ पे रखते हैं, कूलर्स कहाँ पे रखते हैं, टीवीज कहाँ पे रखते हैं, ये सब अलग अलग डायरेक्शंस हो सकता है। उस घर में जितने लोग रहते हैं उनकी विल पावर कैसा है, यानी जब हम ऑरा स्कैनर्स जब हम आगे सीखेंगे, उसको जब स्कैन करते हैं एक पर्टिकुलर आदमी की, तब उसमें कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स हैं जो उसको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। और इसी तरह कुछ लोग जिनको वास्तुशास्त्र का ज्ञान होता है वो कुछ वास्तु रेमेडीज कर लेते हैं या फिर कुछ टोटके कर लेते हैं, जिनके द्वारा एक प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाता है उनके सराउंडिंग्स में। महादशा और अंतरदशा, यानी पर्टिकुलर कौन सा प्लैनेट एक्टिव हुआ है, उस डायरेक्शन में क्या है, वो भी उनको एक सपोर्ट देता है अपने जीवन में। और डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 to 9 नंबर्स हैं, इनके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये नंबर्स कौन से डायरेक्शन से कनेक्टेड है, वो डायरेक्शन आपके लिए सपोर्टिव है या नहीं है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम 5 एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली 4 साइकिल्स होते हैं, साइकिल ऑफ क्रिएशन, कंट्रोल, एग्जॉशन और फ्रेंडशिप। इन चारों साइकिल्स का क्या महत्व है और ये आपके घर में और आपके जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल सीखेंगे। सबसे पहले हम वाटर एलिमेंट से शुरू करेंगे। हमेशा वाटर से ही क्यों स्टार्ट करते हैं, इसका अगर एक शॉर्ट एग्जाम्पल दो तो जब भी आपको, या जो भी साइंटिस्ट हैं, वो बेसिकली जब मून में या मंगल में क्या ह्यूमंस रह सकते हैं तो सबसे पहला जो तत्व होता है जो उनको सपोर्ट करता है वो वाटर। क्योंकि अगर वाटर है तो बाकी के एलिमेंट्स को हम बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। इसी कारण चांद में सबसे पहले पानी ढूंढा जाता है, मंगल में भी सबसे पहले वाटर एलिमेंट है, यानी पानी मौजूद है या नहीं है, सबसे पहले वो देखा जाता है। सबसे पहले है वाटर एलिमेंट। वाटर से क्रिएट होता है एयर। अब वाटर एयर को कैसे क्रिएट कर रहा है, जब हम पानी पौधे में डालते हैं तो वो पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है, और पौधों यानी प्लांट्स के द्वारा, ट्रीज के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, यानी वातावरण में, हमारे सराउंडिंग्स में एयर क्रिएट होता है। तो वाटर क्रिएट्स एयर। इसके बाद आता है एयर क्रिएट्स फायर। अब फायर कैसे क्रिएट हो रहा है, जब किसी पेड़, एक ट्री को बहुत ज्यादा एज हो जाता है तब वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। उस ड्राई सिचुएशन में
हम अगर एक छोटी सी चिंगारी डाल दें तो वो लकड़ी जलना शुरू हो जाता है, यानी फायर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इससे हम ये समझते हैं कि जब दो पत्थर जोर से रगड़ते हैं तो उसके बीच का जो स्पार्क है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो पेड़ को आग में क्रिएट कर देते हैं, यानी फायर में क्रिएट हो जाता है। फायर क्रिएट्स अर्थ। अब अर्थ कैसे क्रिएट होता है? बेसिकली जब फायर बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन कुछ समय होने के बाद वो धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाता है। एक बार कंप्लीटली बुझने के बाद जो बचता है वो है राख। राख का दूसरा होता है अर्थ। तो इसी कारण जो राख है उसे अर्थ एलिमेंट बताया गया है। अर्थ एलिमेंट क्रिएट स्पेस एलिमेंट। अब स्पेस एलिमेंट का दूसरा नाम है मेटल एलिमेंट, जो फेंगशुई में बताया गया है। एयर एलिमेंट का दूसरा नाम है वुड एलिमेंट, जो फेंगशुई में बताया गया है। अब मेटल और स्पेस के जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसा है। अब अर्थ एक बार कंप्लीटली स्ट्रांग होने के बाद जब हम पृथ्वी को खोदते हैं, यानी ड्रिल और डिग करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं? मेटल्स। मेटल्स और स्पेस का प्रॉपर्टीज एकदम सेम है, इसके लिए हम इसे मेटल्स की जगह स्पेस एलिमेंट पे कह देते हैं। और इसी तरह स्पेस में हमें क्लाउड्स मिलते हैं और क्लाउड्स के द्वारा बारिश क्रिएट होता है। तो स्पेस एलिमेंट या दूसरा दूसरा नाम है मेटल एलिमेंट, वो वाटर एलिमेंट क्रिएट करते हैं बादल के फॉर्म में, ताकि ये 5 एलिमेंट्स का फ्लो क्लॉकवाइज हमेशा घूमता रहता है। इसी कारण जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हैं ये रेगुलरली होते रहते हैं। अब इसका वास्तु से क्या कनेक्शन है? इनके जो कलर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिन्हें हम आगे सीखेंगे। जो नेक्स्ट साइकिल है वो है साइकिल ऑफ कंट्रोल। अब जैसे 5 एलिमेंट्स ऑफ अ सराउंडिंग होता है, ये पृथ्वी, ये सारे 9 प्लैनेट्स, ये सब 5 एलिमेंट्स के द्वारा क्रिएट हुए गए। तो इसी तरह ये जो 5 एलिमेंट्स है ये हमारे शरीर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एलिमेंट का परसेंटेज अगर ऊपर या नीचे हो जाए तब ये आपके लाइफ में और आपके हेल्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाते हैं। तो इनको कैसे हम बैलेंस करेंगे इसके बारे में अभी हम सीखेंगे। जैसे वाटर है वो 72% हमारे शरीर में है, अर्थ 12%, इथर यानी स्पेशल एनर्जीज मेटालिक प्रॉपर्टीज 6%, एयर 6% और फायर 4%। इनको बैलेंस करने के लिए हम कुछ ब्रेसलेट्स भी वेयर कर सकते हैं, या फिर हमारे डेली हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाएं तो इन एलिमेंट्स को हम बैलेंस कर सकते हैं। अब हम जानेंगे 9 प्लैनेट्स के बारे में, यानी 9 प्लैनेट्स का प्लेसमेंट, नंबर, कलर, कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है, कौन से राशिस को सपोर्ट करते हैं और डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले एक 3x3 का ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं। अब इनमें डायरेक्शंस आप नोट कर लीजिए। जैसे अगर हम इसको नॉर्थ ले, ईस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो इनके सब डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शंस हो गए। अब सबसे पहले है प्लेसमेंट्स, यानी कौन सा प्लैनेट किस डायरेक्शन में मौजूद है। सबसे पहले जुपिटर प्लैनेट यानी गुरु ग्रह आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मौजूद है। फिर सूर्य यानी सन ईस्ट डायरेक्शन में, शुक्र यानी वीनस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी प्लैनेट, बीच में है केतु। केतु का प्रेजेंस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी है। सो सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक केतु के एनर्जीज और वाइब्रेशंस है। साउथ में आते हैं मंगल यानी मार्स, नॉर्थ वेस्ट में मून यानी चंद्र ग्रह, वेस्ट डायरेक्शन में शनि यानी सैटर्न प्लैनेट और साउथ वेस्ट में राहु। तो इन प्लैनेट्स का यहाँ पे होना हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब हम कोई रेमेडीज करेंगे तब इन प्लैनेट्स का वाइब्रेशंस को बैलेंस करने के लिए हम वो रेमेडीज यूज करते हैं। तो कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट रखना है ये जानना जरूरी है। इसी कारण ये प्लैनेट्स के पोजीशंस आपको जानना जरूरी है। इसी के साथ जब हम राशिस के बारे में जानेंगे तब हम वापस से ये प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए प्लैनेट्स के पोजीशंस। इसके बाद अब हम नंबर्स के बारे में सीख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में नंबर है 3, ईस्ट में है 1 यानी सूर्य को 1 रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को 6, नॉर्थ को 5, सेंटर केतु 7, मंगल 9, चंद्र 2, शनि यानी वेस्ट डायरेक्शन में 8 और राहु के लिए 4 यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड है, तो ये हम आगे सीखेंगे। यानी नंबर्स का भी यहाँ पे प्रेजेंट होना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। क्यों हमें ही ये प्रॉब्लम्स हैं ये नंबर्स के द्वारा हम पता लगा लेते हैं। यानी पूरे घर में 4 पर्सन्स रहते हैं, 4 मेंबर्स रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमें ही क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये इन नंबर्स के द्वारा हमें पता चल जाता है।
उसके बाद हम जानेंगे साइज ऑफ प्लॉट, यानी कौन से रेशियो में हमें किसी भी प्लॉट को परचेज करना चाहिए। ये इस चैप्टर में हम बेसिकली सीखेंगे। सबसे बेस्ट जो रेशियोज होता है वो 30:40 होता है, यानी 1:2 रेशियोज के अंदर अंदर हो तो और जो प्लॉट का साइज होता है बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। इसका एक रीज़न है कि जब हम बेसिकली बार चार्ट सीखेंगे तो बार चार्ट में हमें पता चलेगा कि प्लॉट जितना स्क्वायर होता है या जितना इसका रेशियोज इक्वल होता है उतना अच्छा माना जाता है, ताकि जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा स्ट्रांग और बैलेंस रहे। यानी बार चार्ट्स में जब हम आगे सीखेंगे तब हमें इसके बारे में कंप्लीट स्टडीज हम करेंगे। इसी तरह जो प्लॉट्स का रेशियो लगभग 1:2 से ज़्यादा चला जाता है और हाईएस्ट 1:5 के अंदर अंदर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 1:5 से ज़्यादा रेशियो हो जाए यानी ग्रेटर देन 1:5 हो जाए तब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तब हमें इसे ट्रीट करने के लिए कौन से रेमेडीज़ यूज़ करना है वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन जब हम किसी रेशियो को कहते हैं कि 1:5 से ज़्यादा हो जाता है तब इससे बेसिकली मतलब ये होता है कि जो ब्रह्मस्थान एनर्जीज हैं जो सब जगह इक्वल अमाउंट से फ्लो होता है उसके फ्लो होने में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाता है। यानी कि अगर एक एग्जांपल है, ये नॉर्थ एंड साउथ एरिया ले लें तो इससे और इसके कंपेयर करें, ये एरियाज छोटे हैं कंपेयर दूसरे डायरेक्शन से करें, यानी इस डायरेक्शन में जो एरियाज हैं ये इस डायरेक्शन से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादा होना प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लाइफ में। तो कैसे इसे बैलेंस करना है, यानी कोई भी एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग या फिर उसे एग्जॉस्ट करना यानी थोड़ा कमज़ोर करना, ये कलर्स के माध्यम से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम हमारे ब्रह्मस्थान को कैसे फाइंड आउट करें। जिनको ब्रह्मस्थान नहीं पता वो क्या होता है, वो ये बेसिकली आपके घर का जो सेंटर पॉइंट है इसे ब्रह्मस्थान कहा जाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम किसी कस्टमर के या किसी घर का बीमारी अगर हमें पकड़ना यानी क्या इश्यूज उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तब हमें उनका घर का ब्रह्मस्थान से हमें सब कुछ पता चल जाता है। यानी ब्रह्मस्थान को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। कोई अगर स्क्वायर प्लॉट है तो बहुत आसान है, जस्ट दो लाइंस को आपको डायगनली ड्रॉ करना है और जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये ब्रह्मस्थान है। इसी तरह एक रेक्टेंगल प्लॉट को भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकेंड होता है कि अगर किसी प्लॉट के सामने लॉन है यानी एक गार्डन है या फिर कोई पार्किंग एरिया है तब हमें जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका सेंटर मार्क करना है, यानी उसका सेंटर कहाँ से आ रहा है वहाँ से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं उस प्लॉट का। इसी तरह अगर डबल साइड लॉन्स हैं तब सिर्फ जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है उसका ग्रेड करना ज़रूरी है ताकि हम उसका ब्रह्मस्थान फाइंड आउट कर सकें। रूफ एरिया कंस्ट्रक्टेड है तब हमें इस रूफ एरिया को भी ब्रह्मस्थान में इंक्लूड करना है, यानी कंस्ट्रक्टेड एरिया के साथ इस रूफ एरिया को भी हमें कंसिडर करना है। एल शेप प्लॉट्स क्यों इतना इनऑस्पिशियस माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर ये पूरा एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है तब इसका जो सेंटर यानी ब्रह्मस्थान के जो एनर्जीज हैं या तो ये कंप्लीटली बाहर होते या फिर कुछ एरिया घर में होते, तो ये जो बाकी का एरिया है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ब्रह्मस्थान का जो एरिया है आपके घर में उसके द्वारा एनर्जीज क्रिएट होते हैं। तो इस सिचुएशन में हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रिप इंसर्ट करना, यानी जो मेटल की पट्टी है उसे इंसर्ट करके दो अलग अलग ब्रह्मस्थान फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि जो एल शेप प्लॉट की जो एनर्जीज है उन्हें हम बैलेंस कर सकें। अब हम ब्रह्मस्थान के बारे में सीखेंगे। ब्रह्मस्थान एक पावर जनरेटर की तरह काम करता है, यानी ब्रह्मस्थान एक ऊर्जा क्रिएट करता है जिसके द्वारा आपके जो सराउंडिंग्स है आपके प्लॉट में उसमें एनर्जीज फ्लो होता है। यानी नॉर्थ में जो प्लैनेट मर्क्यूरी है और वाटर एलिमेंट है उनके एनर्जीज ब्रह्मस्थान के द्वारा ट्रैवल हो पाते हैं, और जब ये कंप्लीटली परफेक्टली यहाँ पे रीच हो तब जाके नॉर्थ के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी कारण ब्रह्मस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके घर के 5 एलिमेंट्स को, 9 प्लैनेट्स को और 45 देवतास को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंडीशन में ब्रह्मस्थान में क्या क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहला है वाटर पॉन्ड। तो ये अगर बेसिकली ब्रह्मस्थान में हो यानी घर के सेंटर में हो तो ये बहुत ज़्यादा इनऑस्पिशियस माना जाता है, यानी नेगेटिव माना जाता है। इसका रीज़न है कि जो ब्रह्मस्थान है ये अर्थ एलिमेंट है और जो वाटर पॉन्ड है ये वाटर एलिमेंट है। वाटर और अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा एंटी एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर वाटर पॉन्ड यानी पानी का अगर कोई प्रेजेंस ब्रह्मस्थान में हो तब वहाँ का जो अर्थ है
वो खराब हो जाता है और दूषित हो जाता है, जिसके कारण ब्रह्मस्थान की एनर्जीज में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसी तरह जो पिट है यानी जो एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, इसे भी वाटर एलिमेंट माना गया है। तो ये भी अगर ब्रह्मस्थान में हो तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इस सिचुएशन में एक पिट होना भी ब्रह्मस्थान में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आते हैं स्टेयरकेस, पिलर्स और बीम्स। स्टेयरकेस बेसिकली क्या होता है? जब आप एक स्टेयरकेस को देखते हैं कंस्ट्रक्शन करते समय, तो बहुत सारा का आयरन यूज किया जाता है, बहुत सारा का कंक्रीट यूज किया जाता है, यानी सीमेंट यूज किया जाता है, जिसके कारण एक स्टेयरकेस बहुत हैवी हो जाता है। तो अगर ब्रह्मस्थान यानी जो घर का सेंटर है, इस पे अगर एक वजन आ जाए, तो ये जो एनर्जीज का फ्लो होता है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण उस घर के जो वाइब्स हैं बहुत ज़्यादा दूषित और नेगेटिव हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो इसी कारण एक स्टेयरकेस का प्रेजेंस ब्रह्मस्थान में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह पिलर और बीम अगर ब्रह्मस्थान में, तो उन्हें हटाना या फिर उनके रेमेडीज करना ज़रूरी माना गया। सबसे पहला ऑप्शन हमेशा हटाने का होता है, ताकि आप उसे बैलेंस कर लें। लेकिन कुछ सिचुएशंस में अगर आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, तब कुछ रेमेडीज यूज करके उसे बैलेंस किया जाता है, ताकि जितने प्रॉब्लम्स आप फेस करें उनको नॉर्मलाइज किया जाए। अब 16 जोन्स बेसिकली क्या होता है? अगर मैं एक रफ एग्जांपल लूं, तो ये बेसिकली 8 जोन्स हैं। इनको ही फर्दर हम और डिवाइड कर सकते हैं, यानी 16 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इनको 16 जोन्स में डिवाइड करने के बाद, यानी 16 इक्वल भाग करने के बाद, हर एक भाग में यानी हर एक एरिया में क्या मौजूद है, ये आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ताकि आप उस नेगेटिव ऑब्जेक्ट को रिमूव करके जो आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकें। जैसे अगर एग्जाम्पल ये नॉर्थ ईस्ट ले ले, तो नॉर्थ ईस्ट के जो बेनिफिट्स ये आपके माइंड रिलेटेड कनेक्ट होते हैं, यानी वास्तु पुरुष का जो सर है इन ये भी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। तो अगर यहाँ पे कोई वॉशिंग मशीन हो, तो आज आदमी का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा घूमता रहता है, यानी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। टॉयलेट हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और नॉर्थ ईस्ट कैंसर यानी जुपिटर कैंसर से भी कनेक्ट होता है, तो कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। इसी तरह आपको एक परफेक्ट क्लियरिटी ना मिलना, हर टाइम इल्यूजन फील करना, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है ये नेगेटिव हो जाना, ये सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो पर्टिकुलर एक जगह पे क्या रखा हुआ है, ये 16 जोन्स डिवाइड करने के बाद हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम संपूर्ण वास्तु ज्ञान के कॉम्पस के बारे में सीखेंगे, जो आपको इस क्लास में एक किट की तरह आपको मिलेगा। तो इसमें बेसिकली 5 एलिमेंट्स, 9 प्लैनेट्स, 12 राशि, इन सब के पोजीशंस बताए गए। इसी तरह 32 एंट्रेंस दिए गए। इनमें जो ग्रीन एरियाज आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव एंट्रेंस हैं, यानी आपके घर में, फ्लैट में, आपके फैक्ट्रीज या ऑफिस में पर्टिकुलर अगर आपको अपना मेन एंट्रेंस ओपन करना है तो इनमें ही होना ज़रूरी माना गया है। इसी तरह टॉयलेट्स भी मार्क्ड है, यानी जो रेड एरियाज हैं ये टॉयलेट्स के लिए डिनोट करते हैं। तो इस एरिया में आपको अपने वॉशरूम एरियाज, रेस्ट रूम, ये सब क्रिएट करना चाहिए। इसका क्या रीज़न है पर्टिकुलर, जब हम एक एक डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। इसी तरह बहुत अलग अलग एट्रीब्यूट्स लिखे गए, यानी कौन से राशि को कौन से डायरेक्शन सपोर्ट करते हैं, उनको वो डायरेक्शन पॉजिटिव होना ज़रूरी माना गया है, ताकि एक सपोर्ट मिल सके। फिर आता है नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कॉलम एंड बीम। बेसिकली आपके घर में जो कॉलम्स है, जो बीम्स है, ये क्यों इतने नेगेटिव माने गए? एक प्लॉट कंस्ट्रक्शन के समय जो कॉलम्स एंड बीम्स है ये एक सपोर्ट क्रिएट करता है घर के कंस्ट्रक्शन के समय। लेकिन कोई भी घर में कॉलम्स और बीम्स डायरेक्टली विजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर विजिबल हो तब वो नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि कॉलम्स एंड बीम्स आयरन रॉड्स और कंक्रीट मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसी कारण ये बहुत ज़्यादा हैवी माने जाते हैं। और इसी कारण अगर आप किसी कॉलम या बीम के नीचे सोते हैं तो डायरेक्ट वो हैवी एनर्जीज आपके कांटेक्ट में आते हैं और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह कभी आप अपने स्टडी टेबल को आपको प्लेस नहीं करना है, अपने मुख्य द्वार किसी बीम के नीचे नहीं आना चाहिए। आपका मंदिर और गैस बर्नर भी किसी बीम के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर गैस स्टोव किसी बीम के नीचे है तो जो भी खाना यहाँ पे कुक होगा उसकी जो एनर्जीज है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाउन हो जाते हैं।
जिसके कारण जो न्यूट्रिशियंस हैं, जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं, ये शुरू हो जाते हैं। जो नेक्स्ट है वो मर्मस्थान। मर्मस्थान बेसिकली कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं आपके घर में जहाँ पे ना कोई पिलर आना चाहिए, ना कोई हैवी सामान होना चाहिए, ना पे आपको कोई नेल हिट करना है या फिर कोई कॉलम या बीम आ जाए, तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो मर्म पॉइंट होता है वो घर का सेंटर होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि घर का सेंटर जितना ज़्यादा खाली रहेगा, जितना एम्प्टी रहेगा, जितना स्पेशियल होगा, उतना अच्छा माना जाता है। इसी तरह बाकी के मर्म पॉइंट्स हैं, जैसे 16 मर्मस्थान है, 8 उपमर्मस्थान है और बाकी के 8 उपमर्मस्थान है, जो आपके घर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह काम करता है। अगर एक एग्जांपल दें तो अगर नॉर्थ ईस्ट में एक मर्म पॉइंट हिट हो जाए, यानी अननोइंगली आपने कोई भारी सामान रख दिया है, आपका कोई पिलर आ गया है, या फिर आपने कोई नेल हिट कर दिया है कोई फ्रेम लगाने के लिए, और बाई मिस्टेक अगर ये मर्म पॉइंट हिट हो गया है, तो इससे क्या होगा, आपके शरीर का उस हिस्से में दर्द आना शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील होता है, हैवी फील होता है। इसी कारण मर्म पॉइंट्स को बैलेंस करना ज़रूरी है। उस पर कोई भारी सामान है तो उसको हटाना ज़रूरी है, और ये सब हम स्कैनर्स के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में सीख लेते हैं, यानी कुछ ऐप्स जो हमें वास्तु ग्रिडिंग के समय और कंसल्टिंग के समय बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे पहले आता है कोई ऐप जो आपको ग्रिड करने में मदद करे, यानी किसी भी प्लान पे जब आपको ये वास्तु चक्र प्लेस करना है तो इजीली हम कैसे डिजिटली करें, ये बैनर मेकर के द्वारा। यानी एक ये लोगो है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। इसमें सबसे पहला स्लाइड कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्रिएट इमेज में आपको जाना है। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको 3:4 को सिलेक्ट करना है, जो आपका A4 साइज आता है, ताकि आप इसे इजीली प्रिंट आउट भी कर सकें। इसके बाद आपको इमेज ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसमें आपको एक प्लान इस पर पेस्ट कर देना, फिर वापस से इमेज जाके जो वास्तु चक्र, जो डिजिटल वास्तु चक्र है जो आपको इस कोर्स में आपको मिलेगा, इसे आपको प्लेस करके आप इसे इजीली क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते। यानी कि जो टिल्ट वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि कितने डिग्रीज एक बिल्डिंग क्रॉस है, वो नंबर्स आप इस प्लान पे वास्तु चक्र प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद आप सेव इमेज या सेव डिज़ाइन कर लीजिए। सेव डिज़ाइन से क्या होगा, अगर बाद में आपको कुछ करेक्शंस करना है तो वापस ये सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो नहीं करने होंगे, डायरेक्टली आप उसे कर सकते हैं और सेव इमेज के द्वारा वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो इस मेथड से आप इजीली ग्रिड कर सकते हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशंस जो आपको प्रेजेंटेशन करने में आपकी हेल्प करें, यानी एक क्लियर नोट में आप घर में कुछ चेंजेस के लिए आप मेंशन कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा फॉर्मल फील हो। या आप एडोब स्कैन के द्वारा, PDF मेकर के द्वारा और नोट्स मेकर के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो आपका प्रेजेंटेशन है, यानी जो फाइल है, जब आप किसी कस्टमर या क्लाइंट को आप देंगे तो बहुत अच्छा फील होना चाहिए, ज़्यादा फॉर्मल फील होना चाहिए। इसी तरह आता है बार चार्ट। बार चार्ट के दौरान हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर प्लॉट में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है और कौन सा एलिमेंट कम है, यानी कमज़ोर है। ये एक रीज़न होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंशन होना या फिर कट होना उस प्लॉट में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहा है। ये क्यों होता है, ये हम बार चार्ट के द्वारा हमें पता चल जाता है। अब बेसिकली बार चार्ट क्या होता है, जब हम किसी भी एक एरिया को इक्वल साइजेस में, यानी इक्वल स्लाइसेस में अगर हम उसे कट करते हैं या डिवाइड करते हैं, तब हर एक एरिया का साइज कितना होता है ये हमें बार चार्ट के द्वारा पता चल जाता है। अगर एक एग्जांपल है तो ये एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के अगर हम इक्वल डिविजन्स करें तो ये 1 स्लाइस, ये 2 स्लाइस, ये इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर एक प्लॉट में हम इक्वल स्लाइसेस क्रिएट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एक एरिया में कितना स्क्वायर फीट है और इस एरिया में कितना स्क्वायर फीट है। इसमें हम डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि ये छोटा है और ये एरिया बड़ा है। तो इसी कारण एक प्लॉट का एक हिस्सा बहुत बड़ा होता है और एक हिस्सा बहुत छोटा होता है। तो इसे हम इजीली कलर्स के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं, या फिर जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके द्वारा हम बैलेंस कर सकते हैं, ताकि जो कमज़ोर एरियाज़ हैं उसके द्वारा आपको प्रॉब्लम्स ना आए, या जो बड़े एरियाज़ हैं ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो इनको हम बैलेंस कर सकें। बार चार्ट में बेसिकली 3 लाइन्स होते हैं। रेड लाइन डिनोट करता है सबसे मिनिमम लेवल को, ग्रीन लाइन मैक्सिमम लेवल को और ब्लू लाइन बैलेंस लेवल को। यानी जितने ग्रिड्स बैलेंस लाइन कनेक्ट होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग और बेस्ट डायरेक्शंस है।
एक्सटेंशन होना या कमज़ोर होना, कम होना, दोनों ही नेगेटिव माना गया है और ये आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इनको हम साइकिल ऑफ एग्जॉस्शन और साइकिल ऑफ क्रिएशन जो हमने पहले सीखा था, इसके द्वारा हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल है तो यहाँ पे जो स्पेस एलिमेंट बहुत कमज़ोर है, इसका फादर एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट यानी येलो कलर। तो आप वेस्ट डायरेक्शन में येलो कलर प्रेजेंस करके इस एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जो नॉर्थ डायरेक्शन ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है, इसको नेक्स्ट यानी वाटर से एयर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ग्रीन का प्रेजेंस अगर पहले ही ला दें, नॉर्थ में ला दें, तो ये हल्का सा नॉर्थ को एग्जॉस्ट कर देता है और एयर एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो नॉर्थ पहले एक्सटेंडेड था वो बैलेंस लाइन को हिट करे और हमें उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि कोई भी एनर्जीज ना ज़्यादा होना ना कम होना, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बैलेंस होने से ही हमें उसके रिजल्ट्स मिल पाते हैं। सबसे पहला है मिरर। मिरर के जो बेस्ट डायरेक्शंस होते हैं, सबसे पहले मिरर होता क्या है, मिरर कौन से एलिमेंट से डिनोट करता है, पांचों एलिमेंट में कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो मिरर से रिप्रेजेंट करता है, जो मिरर से रिजेंबल करता है। इसका मतलब जब हम किसी मिरर को देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। और 5 एलिमेंट्स में जो वाटर तत्व है उसमें ही हम हमारे रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। तो मिरर्स बेसिकली वाटर जोन्स में होना पॉजिटिव माना गया है। एयर एलिमेंट जोन में भी हो सकता है, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट में चर्निंग क्रिएट होता है जिसके द्वारा फायर क्रिएट हो पाता है। तो यहाँ पे मिरर होना नेगेटिव माना गया, यानी ईस्ट साउथ ईस्ट में मिरर नहीं होना चाहिए। स्पेशियल जोन्स में भी हो सकता है, लेकिन बार चार्ट को चेक करना ज़रूरी माना गया। और इसी तरह एक बड़ा मिरर, जैसे एक वॉल साइज मिरर, अगर किसी फायर जोन्स में या अर्थ जोन में हो तो ये बहुत ज़्यादा इनऑस्पिशियस है, यानी नेगेटिव है। जो मिरर का साइज़ है, वॉल साइज, ये कभी भी फायर और अर्थ एलिमेंट में नहीं होना चाहिए। छोटे मिरर्स बाथरूम में जब हम यूज़ करते तो उसके कोई इफेक्ट्स नहीं है, यानी वो एक न्यूट्रल की तरह काम करता है, कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं क्रिएट करता है। लेकिन कोई वॉल साइज मिरर जो हम आज के टाइम इंटीरियर्स में देख पाते हैं, ये फायर जोन्स और अर्थ जोन्स में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमें जानने हैं, वो है कि फ्रेम कलर। कुछ मिरर्स के बेसिकली फ्रेम कलर्स भी होते हैं, यानी अगर इस मिरर का फ्रेम कलर अगर रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मिरर आपने वाटर एलिमेंट में रखा है, तो अंदर का मिरर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन जो बाहर का फ्रेम कलर है ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। फिर होता है मल्टीप्लाई एनर्जीज, यानी कि अगर आपके घर के कोई हिस्से में कट है तो मिरर्स के द्वारा हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हिस्सा आपका कटा हुआ है, ये हिस्सा आपसे प्लॉट से कनेक्टेड नहीं है, तब आप एक बड़ा मिरर यहाँ पे प्लेस करके इन एनर्जीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ब्रह्मस्थान के जो एनर्जीज हैं, जो वो मिरर के कांटेक्ट में आएंगे तो बैक साइड के जो एनर्जीज हैं, उसका जो कट नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होता है, उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ कंडीशंस में आपको नोट करना है। यानी ये जो मिरर फैक्टर है किसी भी कट एरिया को न्यूट्रल करने के लिए, या फायर जोन्स में और अर्थ जोन्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्पेशल एनर्जीज में आपको बार चार्ट के अनुसार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और एयर एलिमेंट के जोन्स में भी बार चार्ट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि मिरर फायर और अर्थ में तो नेगेटिव माना गया है, स्पेस और एयर एलिमेंट में नेगेटिव नहीं है, लेकिन तो भी हमें एक बार रीचेक करना ज़रूरी है ताकि बार चार्ट से दोबारा हमें कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो फ्यूचर में। कलर्स एंड शेप्स, जैसे इसको शेप्स आप देख सकते हैं, स्क्वायर शेप्स है। कलर शेड्स भी ये येलो यानी गोल्डन शेड दिया गया, यानी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप का मिरर नॉर्थ में प्लेस करना नेगेटिव माना गया, क्योंकि मिरर का रिफ्लेक्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन उसका शेप और उसके जो कलर्स हैं अंदर के, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब एक चीज़ आता है सलून्स। जब हम किसी सलून में विजिट करते हैं तो एक चीज़ हम देखते हैं कि सब जगह मिरर्स प्लेस्ड है। तो क्या ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा? एक फैक्टर आपको याद रखना है कि ब्रह्मस्थान की एनर्जीज, जब कोई भी सामान, कोई भी वस्तु सब जगह प्लेस्ड है, तब जो एनर्जीज है वो न्यूट्रल होते हैं। यानी ना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना ही नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, ये न्यूट्रल है। तो सैलून में जब हम नोटिस करते हैं तो सब जगह मिरर्स प्लेस्ड होते हैं। तो इसी कारण जो एनर्जीज यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं ये इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह कोई जिम में जब हम वास्तु चेक करते हैं तो जो मशीन्स है वो सब जगह प्लेस्ड है, यहाँ पे भी प्लेस्ड है, यहाँ पे भी प्लेस्ड है, यहाँ पे भी प्लेस्ड है।
वो सब जगह प्लेस्ड है। इसी कारण जो ब्रह्मस्थान के एनर्जीज है जब वो कनेक्ट होते हैं तब वो ना पॉजिटिव एनर्जी ना ही नेगेटिव एनर्जी, एक न्यूट्रल स्टेट क्रिएट करता है। फिर आता है फेसिंग मेन डोर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका मेन डोर है या आपने इंटीरियर के द्वारा एक वॉल क्रिएट किया है और इस पर आपने मिरर प्लेस कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। इसका रीज़न है कि जो हमारा मुख्य द्वार है, जो मेन एंट्रेंस एक प्लॉट का है, ये हमारे शरीर के मुंह की तरह काम करता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों ही एंट्रेंस के द्वारा ट्रैवल हो पाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर ये मिरर के कांटेक्ट में है तो मिरर क्या करेगा, इसे रिफ्लेक्ट कर देगा और वापस बाहर निकाल देगा। यानी जो एनर्जीज आपके घर में रोटेट होने चाहिए वो एंटर होने से पहले ही एग्जिट हो जाते हैं और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो मिरर्स को कभी भी मेन डोर की तरफ फेस नहीं करना चाहिए। इसी तरह आते हैं वॉल क्लॉक्स, मेडिसिन्स, शराब की बॉटल्स, वॉशिंग मशीन, ये कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। और इसी तरह आता है आपका मुख्य द्वार यानी आपका एंट्रेंस। कौन से गुड एंट्रेंस है, एंट्रेंस को ग्रिड कैसे किया जाता है, कुछ पॉइंट्स हैं, बालकनीज, आपके घर का स्टोर रूम, ये कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, ये सब हम आगे सीखेंगे। इसी तरह स्टेयरकेस, आपका लिफ्ट, आपके वॉल्स। फिर आते हैं वास्तु पोस्टर्स। वास्तु पोस्टर्स जैसे वास्तु पुरुष का पोस्टर, ये नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करना ऑस्पिशियस है। जो माउंटेन पोस्टर्स है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना ज़रूरी है ताकि वहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर सके, वहाँ पे एक हैवीनेस क्रिएट कर सके, क्योंकि साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है और वहाँ पे हैवी होना रेकमेंड किया गया है। फिर आता है विलेज सीनरी। विलेज हमारे रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे अगर हम वेस्ट में रखते हैं तो जिसके प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है या फिर आपको प्रॉपर्टीज परचेज करना है, सेल करना है और आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तब आपको विलेज सीनरी वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस करना रेकमेंड किया गया है। इसी तरह बाकी के पोस्टर्स आते हैं जिनको पर्टिकुलर डायरेक्शंस में रख के हम एनर्जीज को एक्टिव कर पाते हैं। तो आज हम 16 डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे, यानी हर एक जोन का क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हम नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन आपके घर का 0 डिग्री यानी 360 डिग्री आता है। तो 0 डिग्री प्लस 11.25 माइनस 11.25 डिग्री, ये जितना हिस्सा आता है ये पूरा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो हम 16 जोन्स में सीखे थे उसमें नॉर्थ जोन इतनी एरिया को रूल करता है। यहाँ पे जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, जिसका नंबर है 5, यानी जिसका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 5 है, उनके लिए जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर एलिमेंट होने के कारण यहाँ पे ब्लू शेड्स एंड ब्लैक शेड्स बहुत ऑस्पिशियस है। प्लैनेट है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का कलर कौन सा हमने सीखा था, वो है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही वाटर एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट का एंटी कलर्स कौन सा है, वाटर के दुश्मन कौन है, अग्नि और पृथ्वी। तो अग्नि के कलर्स है रेड, पिंक और ऑरेंज, पृथ्वी के कलर्स है येलो और गोल्डन शेड्स। तो कभी भी भूल से भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में किसी भी क्लाइंट के आप रेड शेड्स या येलो शेड्स आप चेक करते हैं तो उन्हें रिमूव करना जरूरी है ताकि जो वाटर एनर्जीज के फ्लो है वहां पे बैलेंस्ड है। इसी के साथ जो हमने बार चार्ट में सीखा था कि अगर नॉर्थ डायरेक्शन बहुत कमजोर है बार चार्ट के अनुसार या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में कटा हुआ है, तब आप व्हाइट कलर यूज कीजिए जो उसका पेरेंट कलर है यानी स्पेस एलिमेंट है, ताकि आप उस एनर्जीज को बढ़ा सके। इसी तरह अगर ऑलरेडी बहुत बड़ा हुआ है तब ग्रीन कलर यूज कीजिए ताकि जो एक्सेस ऑफ वाटर एलिमेंट है उसे आप एयर एलिमेंट में यानी वायु तत्व में आप उसे कन्वर्ट कर सके ताकि नॉर्थ डायरेक्शन जो वाटर एलिमेंट है उसे एक बैलेंस स्टेट में लाया जा सके। अब राशि की बात करें तो नॉर्थ डायरेक्शन में मिथुन राशि और कन्या राशि जो व्यक्तिज है उनके लिए बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जीवन में जो सक्सेस है वो इसी प्लैनेट के द्वारा उनको मिल पाता है। तो मिथुन और कन्या राशि को रेकमेंड किया जाता है कि नॉर्थ उनका बैलेंस होना जरूरी है। नॉर्थ फेसिंग प्लॉट परचेज कर सकते हैं, ऑफिस परचेज कर सकते हैं, नॉर्थ में बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं ताकि उनकी जो एनर्जीज है वो उनसे कनेक्ट हो जाए। अब हम कुछ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बेनिफिट्स में जाने तो नॉर्थ आपको अवसर देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है। यहाँ पे लॉर्ड कुबेर जी हैं, तो जितने अवसर है वो धन रिलेटेड ज्यादा हो जाती है यानी मनी फैक्टर्स में ज्यादा हो जाता है, यानी बड़े क्लाइंट्स हो जाते हैं, बड़े टेंडर्स हो जाते हैं, बड़े ग्रोथ हो जाते हैं। ये जो क्लाइंट्स के फुटफॉल है ये सब नॉर्थ डायरेक्शन से कनेक्टेड है। तो ये जो फैक्टर्स है अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड, क्लाइंट फैक्टर्स रिलेटेड, ये नॉर्थ डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर नॉर्थ डिस्टर्ब हो तब क्या होगा, क्लाइंट्स आपको सही नहीं मिलेंगे, यानी क्लाइंट्स अंदर आ जाएंगे लेकिन कुछ परचेज नहीं करेंगे, उनका जो रिकमेंडेशंस होगा वो आपसे नहीं मैच हो पाएगा, क्लाइंट्स नहीं आ पाएंगे, बड़े क्लाइंट्स आपसे नहीं जुड़ पाएंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इसी तरह जो बिजनेसमैन है उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड जितने भी स्ट्रैटेजीज होते हैं,
जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब मरकरी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, यानी घर बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए बिजनेसमैन के लिए नॉर्थ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब एक एग्जांपल देते हैं, आप जॉब करते हैं और आपका नॉर्थ या मरकरी प्लैनेट कमजोर है, तब क्या होगा कि आपके सामने 3 ऑप्शंस होंगे, यानी 3 अपॉइंटमेंट्स आपको जाने होंगे। 3 अपॉइंटमेंट्स आपको किसी 3 कंपनी से आपको मिल गए, लेकिन आप 2 अपॉइंटमेंट्स ही एक समय में चूज कर सकते हैं। तो आपने 2 अपॉइंटमेंट्स के लिए आपने इंटरव्यू के लिए आप चले गए, लेकिन जो एक लास्ट इंटरव्यू था, तीसरा अपॉइंटमेंट था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था जो आपने मिस कर दिया। अब इसका मतलब है, यानी इस स्टेटमेंट से हम समझते हैं कि आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिसके कारण जो सही अवसर है उसे आप नहीं पहचान पाए। क्योंकि जीवन में अवसर आते रहते हैं, लेकिन उसको पहचानना, उसको एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना, ये सब नॉर्थ डायरेक्शन से कनेक्टेड है। और इसी के साथ नॉर्थ डायरेक्शन यानी मरकरी प्लैनेट से आपके जीवन में जो ट्रिप्स है, जो एडवेंचर है, वो बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ अगर डिस्टर्ब हो तो आपके ट्रिप्स कैंसिल हो जाते हैं, जो एडवेंचरस लाइफ है, जो थ्रिल लाइफ है, वो आप कभी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से एक बिजनेसमैन के जैसे हमने सीखा है, तो बिजनेसमैन साम धाम दंड भेद यूज करके कैसे विजय हासिल करे, यानी जीत हासिल करे। ये जो दिमाग है, ये जो बुद्धि है, ये बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है, यानी मरकरी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन बहुत एक्सेस स्ट्रांग हो गया, मरकरी बहुत स्ट्रांग हो गया, तब नींद की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ आपको काम देता है। अब ओवर काम होना शुरू हो गया तो नींद में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उन व्यक्तियों को इंसोमेनिया रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, यानी स्लीप डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसी तरीके से जो स्टार्टअप्स हैं, जो लोग अपने करियर को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा करियर चूज करना है, उन सबके लिए भी नॉर्थ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्थ आपको सिखाता है कि बेचना कैसे, क्योंकि बुध ग्रह आपको सिखाता है कि किसी भी चीज को, किसी भी सर्विस को कैसे हम बेच सके, कैसे हम सेल कर सके प्रॉफिटेबली। ये नॉर्थ डायरेक्शन यानी मरकरी प्लैनेट से आपको मिल पाता है। और इसी के साथ जो स्पीच है, यानी जो वोकल की एनर्जीज है, ये सोम देवता के मिल पाता है। जो सोम देवता है वो नॉर्थ के देवता है, तो उनके द्वारा जो स्पीच है, यानी जो आपकी वॉइस है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ताकि जब आप किसी क्लाइंट को कन्विंस करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के लिए, तब वो मर्क्यूरी की एनर्जीज के द्वारा आपका इजी हो पाता है और आपको बिजनेस में अच्छे डिसीजंस लेने में भी मदद करता है। और जो लास्ट पॉइंट है कि नॉर्थ डायरेक्शन आपको बहुत अच्छा कॉपियर बनाता है, यानी कोई भी चीज को एग्जैक्टली हुबहू कॉपी करना, ये नॉर्थ डायरेक्शन के द्वारा हो पाता है। जैसे आज के समय में चाइना है, वो हर एक चीज को कॉपी करके उसका जो रेट है, एक्चुअल रेट, उससे बहुत चीप रेट में उसको मैन्युफैक्चर कर पाता है। ये एक काबिलियत है किसी भी चीज या किसी भी वस्तु को कॉपी करना, तो ये बुध ग्रह स्ट्रांग होने से ही आप हासिल कर पाते हैं। तो ये हो गए ओवरऑल बेनिफिट्स नॉर्थ डायरेक्शन के। अब हम कुछ नेचुरल रेमेडीज सीखेंगे। नेचुरल रेमेडीज बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके प्रॉब्लम्स को एक बार पता लगाने के बाद आपको मेडिसिन लिख कर दे देता है, लेकिन उसके बाद आपके डेली हैबिट्स में भी कुछ चेंजेस करवाता है। जैसे कि आपको जल्दी उठना होता है, इतने ग्लास पानी पीना होता है, इतना आपको जूसेस पीने होंगे, ये आपको खाना होगा, आपके डाइट शेड्यूल्स। इसके द्वारा क्या होगा, जो मेडिसिन आप लेंगे आपकी बीमारी से क्योर होने के लिए, वो जल्दी इफेक्ट हो जाता है। तो इसी तरह वास्तुशास्त्र में भी है, जब आपका नॉर्थ डायरेक्शन कमजोर है तब कुछ नेचुरल रेमेडीज के द्वारा हम मरकरी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहला था कि आपका घर का नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स आप रखें, मनी प्लांट रखना रिकमेंड किया गया है। और इसी तरह ट्यूसडे नाइट को आपको मूंग दाल सो करना है, और वेडनेसडे मॉर्निंग को जो बर्ड्स होते हैं उनको आपको फीड करना है, ताकि आपका बुध ग्रह स्ट्रांग हो। काउस को फीड करने से भी आपका बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। और इसी के साथ जो बुधवार है वो बुध ग्रह से जुड़ा हुआ, यानी वेडनेसडे मरकरी प्लैनेट से कनेक्टेड है। तो इस दिन आपको ग्रीन कलर की शर्ट या ग्रीन कलर का हैंडकरशिफ आपको कैरी करना चाहिए, तो कि ये दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस दिन अगर आप उसके सपोर्टिव कलर्स पहनेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सूर्य को जल चढ़ाने से भी आपके जो 9 प्लैनेट्स है वो स्ट्रांग होते हैं। अब जो जॉब करते हैं, अगर उनको अपने क्वालिफिकेशंस के अनुसार उनको अगर जॉब नहीं मिल रहा, तब उनके लिए हम एक रेमेडी कर सकते हैं कि उनके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको आप नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए, यानी जो सर्टिफिकेट्स है वो नॉर्थ वॉल पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आप सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देंगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक कमांड देंगे कि मेरी जितनी क्वालिफिकेशंस है उसके अनुसार मेरे को एक अच्छी जॉब मिल सके, क्योंकि जॉब फैक्टर और बिजनेस फैक्टर दोनों ही नॉर्थ डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इसके द्वारा आप नॉर्थ डायरेक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला आता है वाटर एलिमेंट, जिसमें आता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इनके क्या बेनिफिट्स है वो हमने प्रीवियसली सीख लिया। सबसे पहला आता है नॉर्थ डायरेक्शन, जो मरकरी प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, जिसका नंबर है 5।
नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए टेप्स एंड स्ट्रिप्स यूज़ किया गया। यानी नॉर्थ यानी वाटर एलिमेंट में एल्यूमिनियम का स्ट्रिप और ब्लू कलर का टेप यूज़ किया गया है। लेकिन आपको बार चार्ट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बार चार्ट में अगर वाटर एलिमेंट कम है, कमज़ोर है, तब वाइट टेप यूज़ किया गया। अगर बहुत ज़्यादा अधिक है तब ग्रीन टेप और स्टील पट्टी यूज़ किया गया। लेकिन हाईएस्ट केसेस में वाटर एलिमेंट अगर बैलेंस्ड हो तब हम एल्यूमिनियम की स्ट्रिप और ब्लू कलर टेप यूज़ करते हैं। तो अगर आपको टॉयलेट्स को ब्लॉक करना है, एंट्रेंसेस को ब्लॉक करना है, या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक करना है, तब हम टेप्स का यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर आपको एक एनर्जीज को बढ़ाना है तब आप इसे स्कर्टिंग में प्लेस कर सकते हैं, ताकि उस हिस्से की जो वाटर एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए। फ्लोर पे प्लेस करने से वो हिस्सा कट जाता है, लेकिन स्कर्टिंग पे प्लेस करने से वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके द्वारा अगर आपके नॉर्थ में कट भी है तो टेप्स के द्वारा हम उन एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है जियोपैथिक रॉड्स, जो पॉजिटिव एनर्जीज को एनहांस करता है, एक जोन को बैलेंस करता है। कोई एरिया अगर कट है तो उसको एनर्जीज को बढ़ाता है। तो नॉर्थ में एल्यूमिनियम का रॉड यूज़ किया जाता है, जिसमें जो क्रिस्टल्स हैं वो मर्क्यूरी प्लैनेट से कनेक्टेड है। तो आपको जियोपैथिक रॉड प्लेस करना है फ्लोर पे। अब जियोपैथिक रॉड्स 3 सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। सबसे पहला, अगर नॉर्थ हिस्से में कटा हुआ है, यानी आपका नॉर्थ हिस्सा एक प्लॉट का कट है, तो इस सिचुएशन में जियोपैथिक रॉड यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अगर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस है तो उस एनर्जीज को भी ब्लॉक करने के लिए जियोपैथिक स्ट्रेस यूज़ किया जाता है। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, इसका एक अलग से चैप्टर हम सीखेंगे। तीसरा सिचुएशन है कि अगर वाकई एनर्जीज नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करना है, ताकि जो डेड एनर्जीज है ग्राउंड के, उसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसी तरह बाकी के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे क्रिस्टल्स आ गए, जेमस्टोन्स हो गए, इनके भी हम यूजेस कर सकते हैं। इसी तरीके से साउथ डायरेक्शन जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मंगल प्लैनेट है, उसके क्या रेमेडीज यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो स्पेस एलिमेंट है यानी वेस्ट डायरेक्शन वहाँ पे शनि प्लैनेट है यानी सैटर्न ग्रह है, उसमें क्या रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मस्थान को और एनहांस करने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है ऑप्शन हल्दी का, यानी टर्मरिक आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में टर्मरिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग औषधि यूज माना गया है, जो कैंसर जैसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप जब इसे ब्रह्मस्थान में स्प्रेड करते हैं, जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव रेडिएशंस, कोई भी ग्राउंड लेवल की एनर्जी से अगर बहुत कमज़ोर है या दूषित है, हम शुद्ध कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर आता है केसर मिल्क। ब्रह्मस्थान में लॉर्ड ब्रह्मा के एनर्जीज हैं, जिनका प्रसाद केसर दूध है, तो इस ब्रह्मस्थान में फैला सकते हैं, ताकि जो ब्रह्मा के एनर्जीज है, जो नीव के एनर्जीज है, ये स्ट्रांग हो। इसी तरह हम 9 प्लैनेट के क्रिस्टल्स को सब जगह स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि वहाँ की जो वाइब्स हैं वो स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो। ब्रह्मस्थान में कुछ सिट्रिन रॉज प्लेस कर सकते हैं, ब्रह्मस्थान की प्लेट प्लेस कर सकते हैं। ब्रह्मस्थान प्लेट के जो बेनिफिट्स हैं, इसी तरीके से जो ब्रास का टॉर्टोइज है, अगर फुली कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है और बाई मिस्टेक को पिलर आ जाता है, बीम आ जाता है, या फिर स्टेयरकेस का पहला स्टेप आ जाता है, तब वो ब्रह्मस्थान की एनर्जीज को कमज़ोर कर देता है और लो कर देता है। तब उन नेगेटिव एनर्जीज को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। जो टॉर्टोइज है उसका फेस नॉर्थ की तरफ करके इस टॉर्टोइज को हम स्टेयरकेस के पहले स्टेप पे, बीम या पिलर, हम पिलर के पास हम प्लेस कर सकते हैं, ताकि टॉर्टोइज सारा भार अपने शेल पे प्लेस करके उसे ब्रह्मस्थान की एनर्जी से दूर लेके जा सके। इसी कारण ब्रास का टॉर्टोइज जब कोई स्टेयरकेस या पिलर या कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट ब्रह्मस्थान में आ जाता है, उन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ब्रास का टॉर्टोइज यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है नींव पूजा। नींव पूजा सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किया जाता है, या फिर कुछ कंडीशंस में आपके हॉरोस्कोप को, आप राशि इसको देखकर भी डायरेक्शंस, दिशा को चेक किया जा सकता है कि कहाँ पे नींव पूजा करना चाहिए या कि, लेकिन सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किया जाता है। तो नींव पूजा में सबसे पहले आपको शेष नाग प्लेस करना है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो सरफेस एरिया है अर्थ का, ये शेष नाग के सर पे टिका हुआ है। तो जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो शेष नाग की पूजा करना बहुत ज़रूरी माना गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, शेष नाग के जोड़ों को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है, ताकि काल सर्प दोष या कोई भी भूमि दोष आपको प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे और घर बनते समय कोई प्रॉब्लम्स ना आए। फिर आता है टावर।
जैसे हमने पहले सीखा था, कोई भी स्ट्रक्चर जिसका टिप बहुत ज़्यादा छोटा है और बॉटम एरिया बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, ये अपने और कॉस्मिक एनर्जीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाता है और स्टोर कर पाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर नींव पूजा में हमें प्लेस करना चाहिए, बहुत अच्छा माना गया है। फिर आता है श्री विश्वकर्मा यंत्र, क्योंकि विश्वकर्मा ही रचयिता है किसी भी स्ट्रक्चर के, तो श्री विश्वकर्मा यंत्र प्लेस करना जरूरी माना गया। इसी तरह वास्तु देवता यंत्र प्लेस करना गया है, ताकि जो वास्तु पुरुष हैं उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए और जो मर्म पॉइंट्स हैं वो बैलेंस हो। इसी तरह वास्तु देवता यंत्र भी प्लेस किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि इनका जो हेड एरिया, इनका जो फुट एरिया है, हेड एरिया बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस होना चाहिए, फुट एरिया साउथ वेस्ट की तरफ प्लेस होना चाहिए। इस पोजीशन में आपको अपने नींव पूजा में प्लेस करना है। फिर आता है वास्कल पूजा, यानी आपके घर का जो चौखट है, आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है, उसका पूजा। जब भी आप कोई सामान अपने चौखट के नीचे प्लेस करते हैं तो सबसे पहले 3 पार्टीशंस करें, 1, 2 और 3। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अब 1 और 3 में ही प्लेस करें। इसका रीज़न है कि जाने अनजाने अगर बाई मिस्टेक हमारा पैर सेंटर एरिया में प्लेस हो जाता है तो नीचे रखे गए यंत्रास, क्रिस्टल्स, कोई भी सिंबल्स, ये दूषित हो जाते और नेगेटिव हो सकते हैं। तो जब हम इन्हें साइडवेज प्लेस करते हैं तब उनको एक प्रोटेक्शन हो जाता है। तो इसी कारण कभी भी सेंटर में ना रखें, कॉर्नर्स में रखें, जो ज़्यादा अच्छा माना गया है। जैसे आप कुछ जियो सिंबल्स प्लेस कर सकते हैं, नवग्रह के स्टोन वाले प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो 9 प्लैनेट्स है वो बैलेंस रहे। और आपके घर का जो मेन डोर है, यही एक। फिर आता है देवतास के बारे में। देवतास को सबसे पहले ग्रेडिंग करने के लिए देवता चक्र यूज़ किया गया। इनके द्वारा देवता का जो पोजीशंस हैं वो हमें पता चल पाता है, ताकि जो हम रेमेडीज यूज़ करें, जो प्रसाद प्लेस करें, उनका एग्जैक्ट सही लोकेशन हमें मिल पाता है। तो देवता चक्र बेसिकली ट्रांसपेरेंट है, जिसे आप अपने प्लॉट पे प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले देवतास का शॉर्ट ग्लिम्स अभी हम सीख लेते हैं। और जो नोट्स है और जो देवता के नोट्स हैं, ये बेसिकली देवता चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जो सबसे पहला है रोग देवता। रोग देवता आपके घर के 320 डिग्रीज यानी N1 में मौजूद है, जिनका जो प्रसाद है वो चिरौंजी है। इनके जो कलर है वो ब्लू, लगभग 320 डिग्री अप्रॉक्स यानी N1 में ये मौजूद है, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके प्लॉट का आता है। अगर हम इनके बेनिफिट्स के बारे में जानें तो रोग देवता आपके जीवन में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। नॉर्थ वेस्ट जैसे माँ को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे मॉम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रोग देवता के द्वारा होता है। यानी आप पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो घर के जो मदर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम्स है तो उनसे एक हेल्प मिलने के लिए रोग देवता इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो डिजीजेस हैं उनसे भी बाहर निकलने के लिए, यानी जो हेल्थ इश्यूज और सब होते हैं, वो सबसे एक प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए रोग देवता के एनर्जीज बैलेंस होना ज़रूरी है। इसी तरह बैक साइड एक स्वास्तिक दिया गया जो पॉजिटिव सिंबल है, और कलर कोडिंग दिया गया जिसके द्वारा जो देवता के एनर्जीज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह बाकी के देवताज हैं, हर एक देवता का अलग अलग बेनिफिट, अलग अलग प्रसाद है, जो हम इस कोर्स में सीखेंगे। और ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम देवता एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी देवता कार्ड प्लेस करके इनके नीचे इनका प्रसाद आपको प्लेस करना है, ताकि जो देवता के एनर्जीज है वो एक्टिव हो जाए और जो उनके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल पाए। जो नेक्स्ट है वो डिव्स। इसके बाद हम सीखेंगे 9 प्लैनेट पिरामिड्स। ये बेसिकली कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो हम डायरेक्शंस के बारे में सीखे थे। ये जो 8 दिशा के बारे में सीखे थे, वो हम पर्टिकुलर डायरेक्शन के अनुसार हम रेमेडी सीखे थे, लेकिन ये ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। या जैसे कि 9 प्लैनेट पिरामिड्स आ गए, वर्चुअल एंट्रीज हो गए, टेप्स एंड स्ट्रिप्स के द्वारा हम एंट्रीज को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एंट्रेंस क्रिएट करना जरूरी है। वो हम कैसे ओपन करें ये वर्चुअल एंट्री डोर में सिखाया जाएगा। फिर आते हैं टॉयलेट प्रोटेक्टर्स, बाथ यंत्रास, इनको कैसे हम यूज़ करना है, कैसे हम इसे एक्टिव कर सकते हैं, किचन के नेगेटिव एफर्ट्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, मेन डोर के एनर्जीज को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग रेमेडीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जिन्हें हम अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, पर्स में कैरी कर सकते हैं, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स हमेशा हमारे साथ ट्रैवल हो। सपोर्टिव नंबर्स एंड ऑल। उसके बाद हम लास्ट सीखेंगे ब्रीफ सेशन, यानी अब तक जो हम डायरेक्शंस के बारे में सीखे हैं उनका एक ब्रीफ सेशन, यानी हर एक प्रॉब्लम कौन से डायरेक्शन से कनेक्टेड है, कौन से, वो हम ब्रीफ सेशन में हम डिस्कस करेंगे ताकि एक रिवीजन हो सके।